चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एंड आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसमें बेसिकली हम 4 टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। लेट्स सी कि आज हमारा कितना टॉपिक डिस्कस हो पाता है। ठीक है ना? चल, तो एक्चुअली क्या है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एक्चुअली रोटेशन में पढ़े होंगे या हमारे दिमाग में ऐसा होता है। ये सॉलिड मैटर के बारे में जानते ही हो कि मैटर में 3 चीजें होती है ना। और मैटर में क्या होता है कि आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस होते हैं। ठीक है बेटा, तो उसमें सॉलिड होते हैं। ठीक है ना? तो अब यहां पे क्या है कि सबसे पहली बात कि हमारे दिमाग में क्या होता है कि जब भी हम सॉलिड के बारे में बात करते हैं बेटा, तो हम सॉलिड में एक पढ़ते हैं रिजिड बॉडी। रोटेशन में पढ़े होगे आप लोग, और रोटेशन में क्या पढ़े होगे? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं? कोई बता सकता है? व्हाट इज द रिजिड बॉडी? किसी को पता है रिजिड बॉडी क्या होता है? सर हार्ड बॉडी। हार्ड बॉडी। गुड। रिजिड बॉडी बेटा वो होता है जिसकी शेप और साइज चेंज नहीं हो रही। डिफिनेट शेप एंड डिफिनेट साइज। हाँ, कह सकते हो आप, शेप और साइज चेंज नहीं हो रही है। नो चेंज इन शेप एंड साइज, उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। है ना? जैसे बहुत सारी चीजें आपके नॉर्मल लाइफ में भी आप देखे होंगे, रोटेशन में भी आप पढ़े हुए कि रिजिड बॉडी है सर, उसका शेप और साइज जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको और बताता हूं कि किसी भी बॉडी पर आप फोर्स लगाते हो, हम कहते हैं कि भाई कोई रिजिड बॉडी है उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसका शेप और साइज चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। या आप कह लो कि अगर एक्चुअली देखा जाए, ये तो आइडियल केस है। रिजिड बॉडी जो है एकदम समझ लो कि आइडियल केस है। एक्चुअली ऐसा होता ही नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी बॉडी पर अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो या डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो उसकी शेप एंड साइज चेंज होती है। भले कोई बहुत आयरन का रड है, आप उसको पकड़ के खींच रहे हो तो उसमें बहुत लिटिल सा चेंज है, बहुत लिटिल सा चेंज, वो आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन चेंज है। मेरी बात समझ रहे हो आपको? नहीं समझ रहे आप लोग? है ना? बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेंज हो रहा है, इतनी छोटी सी चेंज हो रही है उसमें कि हमको पता नहीं चल रहा है, बट चेंज है। इसलिए आप क्या कह सकते हो कि सर कहने में तो अच्छा लग रहा है, इसलिए हम कह रहा हूं कि कहने सुनने में हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी की शेप और साइज चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर अभी आते हैं बेटा व्हाट इज डिफॉर्मिंग पे आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं कहूं प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली अगर किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं, अब ये डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है मैं आ रहा हूं। प्रैक्टिकली किसी बॉडी पर अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं तो वो बॉडी का शेप या साइज क्या होगा? चेंज होगा। सॉलिड पर, यहां पर हम सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स वो होता है जो उसके फॉर्मेशन को बदल रहा है। जैसे ए स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग है बेटा, मान लीजिए ये भी तो सॉलिड ही है कि नहीं? अब मैंने इस स्प्रिंग पे क्या किया बेटा, इसको लगा दिया फोर्स, धन टन से पकड़ेगा इधर दोनों एंड से, और मैंने पकड़ के ऐसे खींच दिया। तो ये उसकी फॉर्मेशन को चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फॉर्मेशन मतलब उसकी जो शेप और उसकी जो साइज है उसको क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। ऐसे मैंने पकड़ के, तो ये फोर्स क्या कहलाएगा? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो मैंने ऐसे पकड़ के खींच दिया तो उसकी शेप और साइज क्या हो गई? चेंज हो गई। तो इसीलिए ये एक्सटर्नल फोर्स जो है यहां पर क्या एक्ट कर रहा है? डिफॉर्मिंग फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन जब आप किसी स्प्रिंग को पकड़ के खींचोगे ना बेटा, तो इसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाएगा जो आपके एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट रहेगा। उसको मैं एफ आर ले रहा हूं, है ना, जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। यानी एफ हमारा क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है, जिसको आप डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोल सकते हो बेटा। और एफ आर हमारा क्या है यहां पर? रीस्टोरिंग फोर्स। आप वर्क पावर एनर्जी में रीस्टोरिंग फोर्स पढ़े होंगे। ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है? चीजों को दोबारा रीस्टोर कर रहा है। जैसे मैंने स्प्रिंग को पकड़ के खींचा और जैसे मैंने अपना एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, स्प्रिंग वापस से टाक वापस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों वापस आ रहा है? बिकॉज उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया। वो रीस्टोरिंग फोर्स बैक टू उसको ओरिजिनल उसके शेप और साइज को रिगेन करवा रहा है।
यानी जब आप स्प्रिंग को खींच रहे हो तो आफ्टर द अपना फोर्स, जब आप अपना फोर्स रिमूव कर रहे हो, आप अपना एक्सटर्नल फोर्स जब रिमूव कर रहे हो, तो वो वापस उस ओरिजिनल शेप में और साइज में उसको लाने की कोशिश कर रहा है और ला रहा है, ठीक है ना। तो इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। और यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, किसी बॉडी के शेप और साइज को हम चेंज कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, और अगर वो एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो बॉडी जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन, शेप और साइज को रिगेन कर ले रहा है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, बताएगा कोई आदमी? सर इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, वेरी गुड। यही प्रॉपर्टी हम कहलाती है इलास्टिसिटी, है ना। इलास्टिसिटी, बहुत अच्छा। यानी किसी भी बॉडी पर, कोई भी सॉलिड पर अगर हम फोर्स लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, तो उसके शेप एंड साइज में चेंज होगा, उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, जिसको इंटरनल फोर्स भी आप बोल सकते हो, वो उसको वापस से उसी पोजीशन पर लाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हो, समझ रहे हो। यस और सर। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। क्लियर है यहां तक? यस सर। हाँ। अब यहां पर एक और चीज हम पढ़ रहे हैं, इलास्टिसिटी दिमाग में जब हमारे आता है तो हमको लगता है कि रबड़ का एग्जांपल बहुत बहुत, ये तो रबड़ बढ़ाता है, हम कहते हैं बहुत इलास्टिक है, मेरी जो स्ट्रिप है वो भी बहुत इलास्टिक है। तो हमको लगता है कि जो बहुत ज्यादा अगर मैं फोर्स लगाऊं और जो जितने आसानी से खिंच जाए वो उतने ज्यादा इलास्टिक है। हमारे दिमाग में तो यही चलता है और आज तक हम यही समझते आ रहे हैं, बट ये एक मिथ है। एक्चुअली इलास्टिसिटी को एनसीईआरटी में एक और तरीके से कहा गया है बेटा, और वो क्या कहा गया है, जैसे मान लो कि ये एक रड है और ये रड किस चीज का है बेटा, स्टील का है। आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तो ये खींचेगा कि नहीं खींचेगा, पहले मेरे को ये बताओ। इसके अंदर कुछ खिंचाव होगा या नहीं होगा, होगा। एनीबॉडी? होगा, होगा, लिटिल सा होगा, शायद पता ना चले लेकिन होगा, ये तय बात है। हर प्रॉपर्टी, इसीलिए कहते हैं कि कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड है ही नहीं, हो रहा है लिटिल सा भी हो रहा है लेकिन हो रहा है। तो ये स्टील एक्चुअली ज्यादा नहीं हो रहा है, यानी आप रबड़ के कंपैरिजन में ये स्टील ज्यादा जो है खिंचाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर मटेरियल के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि जब भी आप उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, मेरे कहने का मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब एक्सटर्नल फोर्स जब भी आप उस पर लगाओगे, तो वो बॉडी जब खींचेगी तो वो बॉडी उस अपने शेप और साइज को चेंज करने का अपोज करेगी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग, हाँ या ना? यस सर। यस जैसे सर। मान लो ये पेन है बेटा, अब ये पेन है, अब इस पर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, आइदर मैं इसको खींचूं या इसको कंप्रेस करूं। तो इस पेन की क्या टेंडेंसी है बेटा, इस पेन की ये टेंडेंसी कि नहीं भैया मैं तो अपना शेप और साइज चेंज जल्दी नहीं करूंगा, है ना। तो जितने जल्दी ना करे, दैट इज ऑल्सो इलास्टिसिटी। हमको ऐसा लगता है कि सर खींचेंगे तो हम जबरदस्त तरीके से खींचेंगे, जितने ज्यादा खिंचाएगा उतने ज्यादा इलास्टिक। नो नो, नेवर नेवर, ऐसे बात मत करना। यानी आप क्या कह सकते हो, डज नॉट वांट टू चेंज देयर शेप एंड साइज इज ऑल्सो इलास्टिसिटी। अपने शेप और साइज में बदलाव नहीं करना या उसका अपोज करना कि भैया हम तो नहीं बदलेंगे, हालांकि थोड़ा बहुत तो सब बदलेगा। तो आप क्या कह सकते हो इलास्टिसिटी को एक और तरीके से, अपोजिशन टू चेंज इट्स शेप एंड साइज। यानी अगर कोई बॉडी को आप खींच रहे हो और वो बहुत ज्यादा डिफॉर्म हो रही है, डिफॉर्म का मतलब समझ रहे हो ना, अपने शेप और साइज में ज्यादा चेंज हो रही है, तो वो कम इलास्टिक होगा कि ज्यादा इलास्टिक होगा? मेरे सवाल समझ रहे हो आप लोग, यस और नो? अगर किसी बॉडी को खींच रहे हो वो ज्यादा जो है, जैसे ऐसे समझो, अगर आप मान लो एक स्टील का रड है, आप इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, ठीक है ना, और दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा,
रबड़ आ जाएगा। इसको भी आप खींच रहे हो, सेम फोर्स लगा रहे हो दोनों पर, मान लो, तो कौन ज्यादा खींचेगा, स्टील या रबड़? सर रबर। रबर। रबड़ ज्यादा खींचेगा ना बेटा? यस। यस सर। आपको रबड़ में डिफॉर्मेशन क्या होगा, लार्जर डिफॉर्मेशन होगा, और इसमें डिफॉर्मेशन क्या होगा, लेसर डिफॉर्मेशन होगा ना बेटा? यस सर। अब बताओ कि कौन ज्यादा इलास्टिक है, स्टील ज्यादा इलास्टिक है कि रबड़ ज्यादा इलास्टिक है? रबर। सर स्टील। स्टील। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, स्टील। तो जो इलास्टिसिटी इज ऑल्सो द अपोजिशन टू चेंज देयर शेप एंड साइज। अपोजिशन, अपने शेप और साइज के चेंज करने का विरोध करना, तो कौन ज्यादा विरोध करेगा भाई? स्टील। स्टील करेगा ना? यस संजय, सर। कौन करेगा? सर स्टील। स्टील। दिमाग में आता है भाई, जब इलास्टिसिटी पढ़ते हैं ना तो हमको लगता है कि भाई इलास्टिसिटी रबड़ की ज्यादा है। नो 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 नो, ऐसा कभी मत समझना। अब वैसे भी रीगेन की प्रॉपर्टी अगर आप कहो, वापस आने की प्रॉपर्टी, तो आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन स्टील जल्दी वापस आ जाएगा। जैसे आप खींच रहे हो, अब तो पता ही नहीं चल, या मान लो एक स्टील का स्केल है, एक स्टील का स्केल है, उसको पकड़ के ऐसे ऐसे मोड़ो, तो फटाक से मारेगा कि नहीं मारेगा बेटा? फट से यस मारेगा, सर। मारेगा नहीं यस मारेगा? सर। बहुत यस जल्दी सर। हुआ है। ये भी यस सर। दोनों जगह, दोनों, अगर दोनों डेफिनेशन की बात करो तो दोनों जगह वो स्टील है। यानी अगर एक सिंपल सा मैं छोटा सा बात आपको बता रहा हूं, एकदम दिमाग में रखना, एकदम दिमाग में रखना, आज के बाद ये गलती नहीं होना चाहिए। क्या? लार्जर डिफॉर्मेशन, लार्जर डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा बेटा? लेजर इलास्टिसिटी। लेसर इलास्टिसिटी। क्योंकि जो चीज को अगर आप ज्यादा उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा, मतलब वो कम उसके अगेंस्ट काम किया है, जो चीज जल्दी खींचेगी ही नहीं, तो उसमें डिफॉर्मेशन कम होगा। वो ज्यादा अपोज कर रहा है ना, वो ज्यादा अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा? ज्यादा अपोज यस कर रहा सर। है, ज्यादा अपोज करेगा, दैट्स इज द मोस्ट इलास्टिसिटी। तो क्लियर है यहां तक? किसी को कोई यस सर। डाउट? यस सर। यस सर। ओके एवरीवन, क्लियर है? चले आगे यस बेटा। सर क्लियर। यस सर क्लियर। आगे। अब यहां पर आ जाइए, ये बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। स्प्रिंग मॉडल एक्चुअली क्या है ना, कि आप किसी बॉडी पर खिंचाव कर रहे हो, आप किसी बॉडी को खींच रहे हो या दबा रहे हो, दोनों में इलास्टिसिटी दोनों तरीके से डिफाइन होती है। इट्स नॉट ऑलवेज कि खींचेंगे, आप किसी चीज को खींच रहे हो या किसी चीज को दबा रहे हो, दोनों चीजों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि सॉलिड्स है, तो सॉलिड्स जो है मॉलिक्यूल से या एटम से बने हुए हैं। तो ये जो बॉल्स आपको दिख रहा है, इसको मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं बेटा? मॉलिक्यूल्स। इधर आप मॉलिक्यूल्स मान लो या क्या मान लो इसको, एटम मान लो। क्लियर यस सर। है ना? तो आपको पता है कि एटम्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और उनके बीच में क्या रहता है, बॉन्ड रहता है ना? समझ रहे हो यस ना? सर। या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, इसको मैंने, एक कनेक्टिविटी है उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको मैं क्या मान रहा हूं, एक स्प्रिंग से इंडिकेट किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सॉलिड्स के बीच में स्प्रिंग, मतलब मैं उस डिस्टेंस को एज एक स्प्रिंग की तरह कंसीडर कर रहा हूं। और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, तो ये कितने डिस्टेंस पर है बेटा? आर नॉट डिस्टेंस पर है, मान ले रहा हूं मैं आर नॉट डिस्टेंस पर। ठीक है ना? एक बार मैं इसको क्या कर रहा हूं, मान रहा हूं। ठीक है ना? ठीक है, चलिए। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि एक जो हमारा स्प्रिंग से हम उसको क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यही एक्चुअली इलास्टिसिटी का कॉज है। ठीक है ना? समझ रहे हो ना? जब भी आप इसको खींच रहे हो, खींच रहे हो ना, देखो
खींच रहे हो, जैसे छोड़ोगे स्प्रिंग क्या करेगा, टो वापस आएगा, या दबा रहे हो, जैसे छोड़ोगे रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, वो फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे क्या आएगा, वापस आएगा। आएगा या नहीं आएगा बेटा, आएगा सर। आएगा ना। तो एक्चुअली ये एक मॉडल्स बनाया गया है कि एक्चुअली कोई भी सॉलिड्स में, कोई भी सॉलिड्स होता है बेटा, उसको एक स्प्रिंग मॉडल से डिसाइड कर दिया गया कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो है वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है ना। और आपस में जब कनेक्टेड है तो वो क्या हो रहे हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको जस्ट लाइक एक स्प्रिंग से मैंने एज्यूम कर लिया है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्प्रिंग की तरह है। अब जैसे हम उसको इलोंगेट करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो वो स्प्रिंग उसको उसको ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लाने की कोशिश करती है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। इसको एक और तरीके से समझते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली क्या होता है कि यहां देखो, ये क्या है ना बेटा, पोटेंशियल एनर्जी है, और ये क्या है, डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस, ठीक है ना। ये आर नॉट डिस्टेंस क्या है, जब मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल्स का या उसका ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का कुछ ऐसा होता है। दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा, समझ में आ रहा, अभी समझ में थोड़ा सा समझ आ रहा हूं। तो इधर पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, पॉजिटिव, और इधर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, निगेटिव। सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जरा देखिएगा कहां पर है, कुछ यहां पर है सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, है ना, यहाँ पर निगेटिव में है। यस सर। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, मिनिमम है। देख रहे हो ना ग्राफ में सबसे नीचे है, यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या लग रही है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है आपका, आर नॉट है। यानी अभी जो जिस पोजीशन पे है मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ये जो पोजीशन है ना, ये आर नॉट वाली पोजीशन है। तो आर नॉट वाली पोजीशन पर जो है, यानी सिंपल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो है, तो उस पोजीशन पर हमारा मॉलिक्यूल्स क्या है, मिनिमम एनर्जी है। यहां पर मिनिमम एनर्जी दिख रही है ना बेटा, ऐसा ग्राफ होता है मॉलिक्यूल्स का एनर्जी का ग्राफ। इधर यहां पर मैक्सिमम एनर्जी है। अब यहां पे देखो, जब आप इलोंगेट करोगे, खींचोगे, जरा खींचो इसको, ठीक है ना। तो जैसे ही आप खींचोगे इसको, है ना, जैसे ही आप खींचोगे तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा। ये आर नॉट की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, तो बता सकते हैं। आर नॉट की वैल्यू बढ़ेगी तो घटेगी बेटा, सर बढ़ेगी। बढ़ेगा। बढ़ेगी। तो आर नॉट की वैल्यू बढ़ेगी तो देखो कुछ ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी, जैसे से आर नॉट की वैल्यू बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी कहां जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है कि घट रहा है, ऊपर जा रहा है ना। देखो आर की वैल्यू पे आओगे ना तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही बढ़ है। रहा। अगर कंप्रेस करोगे, तो कंप्रेस करोगे तो आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, कम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी अभी भी देखो, इधर आओगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी आप इलोंगेट करोगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, आप कंप्रेस करोगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। यानी अगर आप आर को बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो भी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो रही है। अगर आप आर नॉट को घटा रहे हो यानी कंप्रेस करोगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो भी क्या हो रही है हमारी, आर नॉट को अगर आप डिक्रीज कर रहे हो तो भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और आप पढ़े होगे शायद वर्क पावर एनर्जी में, आप पढ़े होगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा, वो जब मिनिमम होती है तो कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, स्टेबल होता है। सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर क्या होता है, वो स्टेबल होता है। सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर वो स्टेबल होता है। क्लियर है, ठीक है। और हर चीज अपनी स्टेबिलिटी चाहता है, वो स्टेबल रहना चाहता है। तो स्टेबल रहने के लिए तो उसको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे रहना पड़ेगा। अब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितने डिस्टेंस पर आ रही है, जो ये आर नॉट डिस्टेंस है। तो जब आप कंप्रेस भी कर रहे हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जा रही है, तो वो वापस जा रहा है, बिकॉज दे वांट स्टेबिलिटी। जब आप इलोंगेट कर रहे हो तो भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो वापस फिर वो आना चाह रहा है, बिकॉज दे वांट स्टेबिलिटी। एवरीथिंग स्टेबिलिटी की तो लड़ाई है कि भैया हम स्टेबल रहेंगे। स्टेबल रहने के लिए मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, अपने इक्विलिब्रियम जो आर नॉट पोजीशन है उसी पर वो रहना चाह रहा है। वैसे भी स्प्रिंग मॉडल है, खींचोगे उसमें रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, वो वापस उस पोजीशन पर लेके चला जाएगा।
कंप्रेस करोगे, रीस्टोरिंग फोर्स, एंड दैट इज द कॉज ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है? यस सर। सर यस सर। पर और ये आर नॉट क्या? आर नॉट जो है ना, उसका इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस है, जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, ये चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना? यस सर, वो है ना? मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा, उसको हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, दैट इज आर नॉट। वो आर नॉट कम ज्यादा होगा तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी भी कम ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पे रहना चाहेगी। ठीक है ना? यस सर। और लोग बताइए, कुंदन, उदय, और लोग बताइए बेटा, क्लियर है सब? Yes, sir. Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. अब आ जाइए स्ट्रेस। ठीक है ना? स्ट्रेस आते हैं। ठीक है शौर्य, एक बार और आएंगे। अभी स्ट्रेस, स्ट्रेस तो बड़ा सिंपल है ना? स्ट्रेस वर्ड तो बहुत बार सुने होगे आप लोग, सुने होगे नहीं सुने? स्ट्रेस सर, यस सर। पढ़ाई का स्ट्रेस, एग्जामिनेशन का स्ट्रेस, ठीक है ना, शादी का स्ट्रेस, है ना, और भी चीजों का स्ट्रेस, बहुत सारी चीजों का स्ट्रेस होता होगा। तो स्ट्रेस क्या है? दबाव, खिंचाव, टेंशन, है कि नहीं? ठीक है, यस तो सर। यही स्ट्रेस है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है ना? तो स्ट्रेस एक्चुअली क्या होता है ना, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, या इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। एक्चुअली मैं बताता हूं आपको, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। यहां पर मानो कि आपका एक, और यहां पे आपने एक कोई रड है जो एक तरफ से हिंज है, हिंज का मतलब अटैच है, यहां पर वो रड क्या है? अटैच है। अब आप यहां पर क्या कर रहे हो? इस रड पर आपने धन दे एक एक्सटर्नल लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया आपने यहाँ पे, है ना? अब यहां पर क्या हो जाएगा? पुनीत बेटा पढ़ लो, ठीक है ना, पढ़ लोगे काम आएगा। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, उसके बाद हम लोग फिर फर्दर बात करेंगे, ठीक है ना? ये अनयूजुअल एक्टिविटी करने से कोई फायदा नहीं है। अभी पढ़ लीजिए, फिर वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है ना? डिस्टरबेंस करने से कोई फायदा नहीं, आइदर यू कैन लीव, ठीक है आप, ठीक है ना? हाँ, सो यहाँ पर कम बच्चे हैं, हम पढ़ाने के लिए हैं। आप कहते हो स्कूल में भी सर पढ़ाई नहीं होता है, ट्यूशन में भी नहीं होता है, तो हर जगह फिर वही हालात रखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना? यहाँ पे पढ़िए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आई एम हेयर फॉर सॉल्व यू, ठीक है ना? अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमारा भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, इतनी कुछ चीजें ऐसी लिखी जाती है, तो हम उस पर जाना नहीं चाहते हैं, वी डोंट वांट टू डिस्कस। हम क्लास कराना चाह रहे हैं सो डेट कि आपको आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो, आपको लगे कि हाँ भाई अवंती से पढ़े तो कुछ बेनिफिट हुआ है कि नहीं? तो ये चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो आप, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे वो क्या आना चाहेगा? अंदर की तरफ आना चाहेगा कि नहीं आना चाहेगा? उसकी इलास्टिसिटी क्या कह रही है? आप उसको एक्सटर्नल लोगे तो इसके अगेंस्ट में क्या डेवलप हो जाएगा बेटा? बताओगे जरा कोई आदमी? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स धन दे इधर डेवलप हो जाएगा, है ना? और ये उस एरिया को क्या करेगा? खींच के लाना चाहेगा, है कि नहीं? यस सर। तो स्ट्रेस क्या होता है बेटा? अगर हम स्ट्रेस के बारे में बात करें तो क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है। यानी आप कह सकते हो स्ट्रेस इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्या कर सकते हो बेटा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। कोई दिक्कत है यहां तक? रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है? ये फोर्स भी ऐसे ही कुछ होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन वहां पर हमेशा हम नॉर्मल फोर्स लेते हैं, और यहां पर वो फोर्स लेते हैं जो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लग रहा है। तो लिटिल सा डिफरेंट है, कभी कभी ये प्रेशर के बराबर भी हो सकता है ना? ज्यादातर जगहों पर ये प्रेशर के बराबर भी हो जाता है, क्योंकि प्रेशर के बारे में भी पढ़ोगे, फोर्स अपॉन एरिया। यानी अगर आप स्ट्रेस के बारे में बात करें, सिग्मा से इसको इंडिकेट करते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। क्योंकि यहां पर सिचुएशन क्या है ना, इक्विलिब्रियम में है, आप खींच रहे हो मॉलिक्यूल्स, जैसे मान लीजिए कोई रड है, आप इसको पकड़ के खींच रहे हो, उसके अंदर बेटा रीस्टोरिंग डेवलप हो जा रहा है, जो उसके डिफॉर्मेशन को फिर से वापस रिगेन करने की कोशिश कर रहा है ना? चूंकि जा तो रहा नहीं है, तो यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि आगे बढ़ा है, चीज तो आगे बढ़ी नहीं है, एक तरफ से हिंज है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा?
रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो आपका एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, और एक्सटर्नल फोर्स को आप क्या बोल सकते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स, एफ डिफॉर्मिंग, है ना। तो यानी आप स्ट्रेस इज इक्वल टू रीस्टोरिंग जो है, चूंकि एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है और एक्सटर्नल फोर्स आपने कितना लिया है, एफ, तो आप क्या कर सकते हो, एफ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब यूनिट इसका क्या होगा, कोई आदमी बता सकता है स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा? फंडामेंटल फॉर्मूला अगर हमको याद है तो हम फंडामेंटल यूनिट से उसका क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ओके शिवराज, कोई बात नहीं बेटा, कोई बता सकता है? साहिल बता न्यूटन सकते हो उसका यूनिट क्या होगा बेटा? कुंदन बता सकते हो बेटा? मनीष आप बता सकते हैं बाबू? न्यूटन पर मीटर सर। हाँ, इसका यूनिट अरे क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ ना बेटा, तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, नॉर्मल फोर्स का यूनिट क्या होगा बेटा, न्यूटन, और एरिया न्यूटन क्या होगा? पास्कल भी तो कह सकते हैं सर। मीटर स्क्वायर हाँ पास्कल भी बोल सकते हैं बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं बोलिए, न्यूटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलिए, ठीक है ना। तो यहां पर स्ट्रेस की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। और स्ट्रेस जो है मेरा वो क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब समझते हैं, यस सर। विच है हैव ना, ओनली डायरेक्शन मैग्नीट्यूड नहीं होती है ना। और चूंकि ये प्रेशर के बराबर है ना, प्रेशर के भी, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हो, प्रेशर के बराबर है, तो इसीलिए डायमेंशन जो है स्ट्रेस का, जो डायमेंशन होता है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, न्यूटन, न्यूटन क्या फोर्स है ना, तो फोर्स का क्या होता है, mlt-2 होता है ना, और एरिया का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा, नीचे एल स्क्वायर जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, यानी mlt-2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो यहां पर क्या रखोगे आप, ml-1 t-2। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, सर L-1 कैसे आया? तो बेटा ऊपर एल है, नीचे एल, एल का स्क्वायर है, तो वो ऊपर जाएगा ना, यस सर। तो एक -1 नहीं हो जाएगा? अच्छा सर, समझ गया। हाँ, क्या शौर्य, क्या आपको डाउट है, कोई बोलिए, डू यू हैव एनी डाउट? समझ गया ना आप? अब समझ गया एल क्यों आया, L-1 क्यों आया, है यस ना। सर। ओके, यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए, ए और बी टू दो वायर्स हैं, है ना, ए और बी जो वायर्स है, क्या पूछे थे बेटा आप सौर्य? अभी क्लास के 5 मिनट लास्ट में आप पूछ लेना, ठीक है ना, लास्ट के सर एक बार 5। वो रिपीट कर दो। कौन सा बेटा? सर इससे पहले वाला। ये वाला? यस सर। अच्छा ठीक है, तो लास्ट के 5 मिनट्स में मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है, लास्ट के 5 मिनट्स में मैं रिपीट कर दूंगा। तो 7:25 पे मैं क्लास को क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा, ठीक है। सॉरी, स्प्रिंग वाला लास्ट के 7:25 पे मैं क्लास को छोड़ दूंगा। आप लोग जिनको ये डाउट है वो रह जाना, मैं रिपीट कर दूंगा, क्लियर है आप? अब तो ठीक है ना, चलिए। अब यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी दो वायर्स हैं, ए का जो रेडियस है वो ट्वाइस है, तो स्ट्रेस एक्चुअली क्या होता है, जरा इसको समझो। स्ट्रेस एक्चुअली क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करोगे, जैसे मान लो कि कोई चीज है यहां पर, ठीक है ना, अब मान लो कि यहां पर आप फोर्स लगा रहे हो, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में दिख रहा है आपको, है कि नहीं। तो यहां पर कह रहा है कि ए एंड बी आर टू वायर्स, द रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। ए का जो रेडियस है, यानी दो वायर है आपके पास, ए और बी, ए जो है वो 2r है और बी क्या है, r है, रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस, दे आर स्ट्रेच बाय द सेम लोड, यानी दोनों में फोर्स क्या है, सिमिलर है, यानी ए का और बी का सॉरी रेडियस अलग अलग है, लेकिन दोनों पे फोर्स सेम है, ठीक है ना। तो कह रहा देन स्ट्रेस ऑन बी, बी पर स्ट्रेस कितना होगा, तो एक्चुअली क्या होगा,
यहां पर चूंकि फोर्स सेम है तो आपका स्ट्रेस क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/a। 1/a क्यों हुआ, क्योंकि दोनों में फोर्स सेम है ना, दोनों में जो है वो क्या है, फोर्स सेम है। तो जब दोनों में फोर्स सेम है तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो फोर्स सेम है तो यानी F को मैंने हटा दिया। अब F को मैंने हटा दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, F को मैंने हटा दिया तो अब यहां पर एरिया के बारे में क्या लिखोगे आप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर। यानी आप लिख सकते हो सिंपली, जो जो कांस्टेंट है उसको हटा दो, यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/r², है कि नहीं। तो अगर आप ए का स्ट्रेस निकालोगे, A/B, स्ट्रेस ऑफ ए टुवर्ड्स स्ट्रेस ऑफ बी, तो आप क्या लिखोगे, RB का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, RA का स्क्वायर, क्योंकि उल्टा है ना। तो स्ट्रेस ऑन ए डिवाइडेड बाई स्ट्रेस ऑन बी, RB कितना है बेटा, R, और ये कितना है आपका 2R का स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है तो 2R का स्क्वायर करना होगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस ऑन ए डिवाइडेड बाई स्ट्रेस ऑन बी, R² डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, 4R², है ना। तो R² और R² कट जाएगा तो स्ट्रेस ऑन बी कितना हो जाएगा, स्ट्रेस ऑन बी कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स स्ट्रेस ऑन R। समझ में आई बात की नहीं है आप लोग को, यस सर। फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया। एरिया की जगह पे मैं क्या लिख दिया, πr², पाई भी कांस्टेंट है, ए के लिए भी पाई लगाओगे, बी के लिए भी पाई लगाओगे, तो ये फॉर्मूला अगर फोर्स सेम रहेगा तो ऐसे लग जाएगा, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ए और बी, ए और बी का लिए तो ऊपर में क्या रखोगे, बी का, नीचे में रखोगे ए का। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा यहाँ पर, बी। हाँ बी, ठीक है ना, 4 टाइम्स ऑन ए, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। यस सर। अब यहां पर दिया है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, है ना, कि कितने टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं यहां पर, है ना। तो स्ट्रेस के टाइप डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पर, ये बहुत आसान है, ठीक है ना, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो यहां पर देखिए कि मान लीजिए कि ये एक मेरे पास रड है, अब इसको आप क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। अब एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो ये खींचेगा कि नहीं खींचेगा बेटा, बताओ हाँ या ना, खींचेगा ना, खिंचाव महसूस करेगा कि नहीं करेगा, यस अरे सर। यस और नो करेगा यस ना, सर। तो करेगा तो इसमें क्या डेवलप हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स, है कि नहीं। तो जब भी किसी चीज को खींचते हो तो उसमें क्या डेवलप होती है, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स तो डेवलप होगी, लेकिन जब खिंचाव करोगे, उसको खींचोगे तो क्या हो जाएगा, टेंस्ड होगा ना, टेंस्ड होगा कि नहीं होगा, यस सर। है कि नहीं। तो टेंशन डेवलप होगा उसमें, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। यानी व्हेन वी elongate a body towards its length, then it's feel stress, and that stress is known as tensile stress. Similarly, एक बॉडी है, यहां पर एक रड है मान लो, अब आप क्या कर रहे हो, इसको कंप्रेस कर रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो और आप इसको क्या कर रहे हो, दबा रहे हो। वहां पर आप खींच रहे थे, यहां पर आप क्या कर रहे हो, दबा रहे हो, ठीक है ना। वहां पर आप क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, यहां पर आप क्या कर रहे हो, उसको दबा रहे हो। तो दबा रहे हो तो यहां पर भी क्या हो रहा है, कंप्रेशन फील कर रहा है वो, इसलिए इस स्ट्रेस को क्या नाम दिया गया है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, सॉरी, ठीक है ना, या इससे नहीं माना, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, चूंकि दोनों ये जो स्ट्रेस आप लगा रहे हो, ये जो फोर्स लगा रहे हो, इस फोर्स के कारण उसमें क्या हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, दबाव महसूस हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेस बोलेंगे। और इसी स्ट्रेस को, चूंकि ये दोनों स्ट्रेस, चाहे आप टेंस कर रहे हो चाहे आप कंप्रेस कर रहे हो, ये दोनों स्ट्रेस किसके अलोंग लग रहा है, अलोंग द लेंथ, लेंथ के अलोंग लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ हाँ या ना,
Yes, sir. Yes, sir. Sir. That's why it is known as longitudinal stress. सबसे पहली बात, स्ट्रेस क्या होता है कि जब भी किसी एरिया पर, क्या है ना, स्ट्रेस था ना, यहाँ पर स्ट्रेस, यहाँ पर है ना, आप क्या किसी चीज को क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, तो उस पर क्या महसूस हो रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कह लो, है ना। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया पर आप फोर्स लगा रहे हो, तो रीस्टोरिंग फोर्स जस्ट लाइक अ प्रेशर में आप क्या पढ़ते थे, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। चूंकि आप किसी भी चीज को खींचते हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, तो यहां पर इक्विलिब्रियम है, तो उस कंडीशन में रीस्टोरिंग फोर्स जो मेरा है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर या अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होता है। दैट्स व्हाई आप ऐसे भी कर सकते हो, अप्लाइड फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया, ये हमारा स्ट्रेस होता है, ठीक है ना। अब स्ट्रेस के कई टाइप्स है, उसमें सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं। पहला टाइप मैंने क्या पढ़ा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और लॉन्गिट्यूडनल कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं। एक क्या है मेरा टेंसाइल स्ट्रेस, एक क्या है मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है ना। टेंसाइल स्ट्रेस, जब भी किसी चीज को हम खींच रहे हैं, उस टेंस्ड हो रहा है, उसमें टेंशन डेवलप हो रहा है, जैसे न्यूटन लॉ में ब्लॉक वाला पढ़े होगे, जब लटका दे रहे हो तो धागा क्या हो जा रहा है, खिंचाव महसूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या निकालते थे, टेंशन निकालते थे, तो टेंस्ड हो रहा है, ठीक है ना। और आप कंप्रेस कर रहे हो, देन ऑल्सो the force applying per unit area, so then also the stress are feeling there, तो दैट्स वाई ये दोनों टाइप का स्ट्रेस जो है, या जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो लेंथ के लॉन्ग अप्लाई कर रहे हो, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोल रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितने टाइप का होगा, दो टाइप दो टाइप। का कौन कौन सा, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। टेंसाइल और टेंसाइल, है ना। कंप्रेसिव। लॉन्गिट्यूडनल क्यों कहते हैं, लेंथ के अकॉर्डिंग होता है। Sir, along क्योंकि the length. हाँ, क्योंकि स्ट्रेस या फोर्स आप किसके लॉन्ग अप्लाई कर रहे हो, लेंथ के लॉन्ग। Length. क्लियर है यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ। स्प्रिंग वाले में प्रॉब्लम है, मैं आ रहा हूं, जिनको प्रॉब्लम है लास्ट के 5 मिनट्स में, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है। नहीं No, है? sir. आगे चलते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अ 4 kg, बहुत आसान है। स्ट्रेस क्या पढ़े हैं हम, है ना, स्ट्रेस क्या पढ़ रहे हैं हम, फोर्स अपॉन स्ट्रेस क्या पढ़ रहे हैं हम, रिस्टोरिंग Force- फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है। अब यहां पर क्या कर रहे हो, 4 kg का एक ब्लॉक है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग थ्रू अ वायर ऑफ रेडियस। एक वायर ये मान लीजिए वायर है ना, सीलिंग से लटका हुआ वायर, उससे आपने क्या कर दिया, एक ब्लॉक को लटका दिया, और ब्लॉक का मास कितना है, 4 kg। तो ये ब्लॉक पे फोर्स खींचेगा कि नहीं खींचेगा, उसको बताइए, हाँ या ना, खींचेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. ब्लॉक कितने के फोर्स से खींचेगा, कोई भी चीज जब लटकी होती है तो कितना कितना से नीचे जाता है बताओ, mg. mg। वेरी गुड। तो कितना फोर्स लगेगा उस पर, mg। कोई भी चीज जब हैंगिंग होता है तो उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट लगता है ना, तो ग्रेविटी उसको कितना से खींच रही है, mg से खींच रही है। तो फोर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, mg, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लग रहा है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या, इन स्ट्रेस निकालना है हमको। फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप इन द वायर व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। तो इक्विलिब्रियम जब अचीव्ड हो जाएगा तो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। यहाँ पर क्या डेवलप होगा, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, और वो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो आपके एक्सटर्नल के बराबर ही होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम पे। तो आप कह सकते हो कि क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब सिग्मा इज इक्वल टू आप क्या रखोगे बेटा, mg रखोगे ना, क्योंकि फोर्स हैंगिंग है तो mg लगेगा, और एरिया यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m, g का वैल्यू कितना रखना है आपको, सॉरी m की वैल्यू दी हुई ना 4, तो 4 रख दीजिए। m की वैल्यू यहाँ पे कितना दी है बेटा, 4 दी हुई ना, 4 इंटू जी का वैल्यू यहाँ से कितना लेना है, देखो 3.1 3.1. इंटू पाई डिवाइडेड बाई कितना करना है, पाई इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है, 2 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना होगा, तो 2 इंटू 10 पे पावर
-3 का स्क्वायर होगा ना, -3 मिलीमीटर में दिया हुआ है तो मीटर में चेंज करना होगा। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, पाई को पाई से कट कर देंगे, यहाँ पे पाई और पाई कट हो जाएगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया 4 इंटू 3.1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 पे पावर -3 तो कितना हो जाएगा 10 पे पावर -6, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.1 और 10 पे पावर -6 को ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा +6। कितना यूनिट क्या होता है इसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में कि नहीं आई? यस सर। फोर्स पर यूनिट एरिया, याद रखिएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया ये क्या होता है, हमारा स्ट्रेस होता है। तो हमने क्या पढ़ा आज, इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा कि इलास्टिसिटी क्या होता है, कोई भी बॉडी अपने जब उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को या ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करने की कोशिश करती है। यही प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल का इलास्टिसिटी कहलाता है। या हम इलास्टिसिटी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी जितने ज्यादा अपोज करे अपने शेप और साइज को चेंज करने के लिए, elasticity is also a property of a material which opposes to change their shape and size। स्टील और रबर के बारे में बात किए थे कि स्टील और रबर में क्या है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि लार्जर डिफॉर्मेशन लेसर इलास्टिसिटी, अगर ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा तो इलास्टिसिटी कम होगा, ठीक है ना। इसीलिए स्टील और रबर के बारे में बात किया जाएगा तो स्टील जो है ज्यादा इलास्टिक होगा विद कंपैरिजन टू रबर। उसके बाद हमने बात किया था स्ट्रेस, कि किसी भी चीज पर आप फोर्स लगाते हो तो वो एक दबाव महसूस करता है, एक खिंचाव महसूस करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं स्ट्रेस। और स्ट्रेस क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। चूंकि रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो इक्विलिब्रियम पे बात हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम पे जो रीस्टोरिंग है वो आपका एक्सटर्नल फोर्स के बराबर भी होता है, तो आप उसको अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स भी बोल सकते हो। तो अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कहो तब, ये रीस्टोरिंग फोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया करो तब, या इंटरनल फोर्स भी बहुत जगह लिखा होता है, क्योंकि रीस्टोरिंग जो डेवलप हो रहा है कहाँ डेवलप हो रहा है, अंदर में डेवलप हो रहा है बॉडी के, है ना। ये जो रीस्टोरिंग डेवलप हो रहा है ये कहाँ डेवलप हो रहा है, उसके इंटरनल में डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। इसी को स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, तो स्ट्रेस का क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी होती है स्ट्रेस, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है और इसकी यूनिट जो है वो प्रेशर के बराबर होती है, ठीक है। एक टाइप का स्ट्रेस अभी हम डिस्कस किए हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल में मैं दो टाइप डिस्कस किया हूं अभी, एक मैं किया हूं टेंसाइल स्ट्रेस और एक मैं किया हूं कंप्रेसिव स्ट्रेस। जब भी किसी चीज को खींचते हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है और उसके अंदर एक टेंशन बिल्डअप होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। और जब भी किसी चीज को कंप्रेस करते हैं तो फिर बॉडी रीगेन अपने पोजीशन को करने के लिए एक आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स डेवलप कर देती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्योंकि दोनों जो फोर्स अप्लाई हो रहा है या डेवलप हो रहा है वो अलोंग द लेंथ काम हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। ओके, क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी हैव डाउट? नो सर। नो सर। समझ में आया। थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास हमारा यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा, और किसी को अगले लेक्चर में कोई डाउट होगा नोट्स मिल भेज देंगे आपको, कोई डाउट होगा वी विल डिस्कस। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ लवली इवनिंग।